तो चलिए आज हम लोग आ गए हैं तीसरा पार्ट में। इसमें जानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन जो है वो हमारे लिए हानिकारक है या लाभकारी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में एक से अधिक नए चीज़ बनते हैं। तो क्या सिर्फ वो हमें लाभ ही पहुंचाते हैं या फिर नुकसान भी पहुंचाते हैं? तो एक्चुअली जानिए कि रासायनिक परिवर्तन जो है वो सिर्फ हमें लाभ ही नहीं पहुंचाते बल्कि नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो लाभ और हानि दोनों होते हैं। तो आज हम लोग एक एक करके जानेंगे कि क्या लाभ देते हैं और क्या हमें हानि पहुँचाते हैं, और हानि में क्या क्या चीज़ें होता है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमें लाभ क्या देते हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग खाना वाना खाते हैं, जैसे खाना खाते हैं तो खाना खा के पेट में क्या होता है, उसका पाचन होता है, जो हम बताए थे वो रासायनिक परिवर्तन है। तो खाना खाने का जो पाचन होता है, तो मान लीजिए यदि खाना खाने के बाद नहीं पचता है, पाचन की क्रिया नहीं होता है, तो क्या हमें एनर्जी मिल पाएगा, क्या हमें वो ऊर्जा मिल पाएगा? तो कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पाचन के दौरान ही क्या होते हैं, क्षुद्रांश से हमें एनर्जी प्राप्त होता है। वहाँ पर जाके एनर्जी को क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और वहाँ से हमारे बॉडी में क्या किया जाता है, एक एक कोशिका तक एनर्जी को पहुँचाया जाता है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि यदि पाचन की क्रिया ना हो तो हमें एनर्जी मिलना संभव नहीं है, और जब एनर्जी नहीं मिलेंगे तो हम लोग ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकते। इसका मतलब पाचन की क्रिया जरूरी है। इसका मतलब यहाँ पर क्या दिख रहे हैं कि यहाँ पर हमें रासायनिक परिवर्तन लाभ पहुंचा रहे हैं, यानी हमें लाभ दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही बात करेंगे तो दूध का दही बनना, यदि दूध को दही बनाना है तो वहाँ पर अगर रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा तो दूध का दूध ही रह जाएगा, दही कभी बनेगा ही नहीं। अब दही नहीं बनेगा तो हम दही खा भी नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब क्या कि ये हमें लाभ भी दे रहे हैं, ये हमें लाभ दे रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि लाभ नहीं दे रहे हैं। जैसे हम लोग खेतों में उर्वरक भी देते हैं, उर्वरक देते हैं ना, तो वहाँ पानी की वजह से क्या होता है, पानी के साथ वो घुल जाते हैं। वो घुलने के बाद उसके जड़ के माध्यम से, यानी रासायनिक परिवर्तन के दौरान से क्या होता है, फिर पौधे में चले जाते हैं, तो वहाँ भी हमें लाभ देते हैं। तो यदि रासायनिक परिवर्तन ना हो तो हमें नुकसान भी बहुत सारा हो जाएगा, चीज़ें हो जाएगा। और एक्चुअली नुकसान पहुँचाते भी है, कहाँ पहुँचाते वो भी देखेंगे, लेकिन ये सब हमारा क्या है, लाभ है। ये सब क्या है, लाभ है। इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन हमें लाभ भी देते हैं, है ना, करते हैं। तो आप उसके बाद जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के जो परिवर्तन के है उसका हानि क्या है। ये तो हम समझ गए कि रासायनिक परिवर्तन के लाभ। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक परिवर्तन के हानि। ये हानि क्या पहुंचाते हैं। देखिए, जैसे लोहे में जंग लगना, ये क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जंग जब कोई चीज़ में नहीं लगेगा ना तो उसका टिकाव क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो, मतलब बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। लेकिन जंग लगने के दौरान वो कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर जैसे ही होता है तो टूट जाता है, जिसके बाद हमें फिर नया लेना पड़ता है। तो जंग लगना क्या है कि रासायनिक परिवर्तन है, तो वो हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं। वो हमें एक तौर पर क्या पहुँचा रहे हैं, नुकसान। जिस कारण से देखिएगा, आपका साइकिल का रिंग को बदलना होता है, मोटरसाइकिल का या फोर व्हीलर का जो सब होता है, या फिर और भी लोहे के जो वस्तु होते हैं, उनको क्या करता है, एक समय के बाद उसे चेंज करना पड़ता है, नहीं बदल देना पड़ता है, क्योंकि जंग लग लग के क्या होते हैं, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कमज़ोर। और कमज़ोर जैसे होते हैं तो फिर वो और हमारे उपयोगिता नहीं रहते हैं, जिस कारण से हमें कोई नया चीज़ को फिर लेना पड़ता है। तो जंग लगना क्या है, एक हानिकारक है। ठीक है, ऐसा ही बात करेंगे तो पुल, जैसे पुल बनाते हैं, बड़े बड़े पुल बनाते हैं या फिर छोटे पुल बनाते हैं, तो उसमें छड़ देते हैं, नहीं रॉड देते हैं कि नहीं देते हैं। तो वो रॉड जो होता है किसका बना होता है, लोहे का बना होता है। तो एक टाइम के बाद वो पुल भी टूट जाता है। क्यों? क्योंकि जब लंबे टाइम तक रहते हैं ना छड़ उसके अंदर, तो वहाँ जंग लगना चालू हो जाता है। जंग लगने के कारण वो क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। जैसे ही कमज़ोर होता है तो पुल क्या होता है, धंस जाता है या फिर दब जाते हैं। बड़े बड़े गाड़ी जब चलने लगता है तो फिर वो टूट जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जंग के कारण ही हो रहे हैं, तो हमें नुकसान दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही बात करेंगे तो मकान, जैसे घर में भी क्या करते हैं, घर में भी छड़ ढलाई जब करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे छड़ देते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, एक्चुअली कुछ समय के बाद, लंबे टाइम के बाद, वो भी जंग लगने के बाद उसका जो ढलाई सब है वो छूटना चालू हो जाता है, छड़ देखना चालू होता है, छड़ में देखते हैं लाल लाल हो जाता है, जंग लग जाता है। वो भी क्या होता है, छड़ भी एक टाइम के बाद क्या होते हैं, वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि पूरा छत को ही लेके गिर जाते हैं। कभी कभार ये बहुत कम देखने मिलते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद हो ही जाएगा अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो। ठीक है, तो वो हमें क्या नुकसान दे रहे हैं, यानी हानि पहुंचा रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही बात और करेंगे तो नाव, जैसे समुद्र में क्या होता है, नाव जो है वो पानी में चलते हैं, उसको भी एक टाइम के बाद क्या करना पड़ता है, नाव को रिपेयरिंग करना पड़ता है, इसको ठीक ठाक करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो चलते चलते पानी के संपर्क में रहते हैं तो जंग लग जाते हैं। जंग लगने के बाद उसमें छेद हो जाता है। यदि समय समय पर उसको नहीं ठीक किया जाए तो छेद के दौरान क्या होगा, पानी घुसेगा तो उसके बहुत बड़ा दुर्घटना घट सकता है। तो बड़े बड़े शिप जो होते हैं, जहाज जो होते हैं, उनको क्या होता है, समय समय पर क्या होता है, देखना पड़ता है, उसको ठीक करना पड़ता है, उसको पेंट करना पड़ता है। अब वो क्यों करना पड़ता है वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये हमें क्या पहुँचा रहे हैं, नुकसान। तो ये सब हमारा नुकसान है। ठीक है, ऐसे ही बात और करेंगे तो दरवाजे का ग्रिल, जो दरवाजे में लोहे का ग्रिल देते हैं, वो भी एक टाइम के बाद क्या था, कमज़ोर हो जाते हैं, जिसके बाद कोई भी उसको क्या हिला के इसे तोड़ सकता है एक लंबे टाइम के बाद। ऐसा नहीं कि नया लगाया तभी तोड़ सकते हैं। तो ये सब क्या है, हमारा हानिकारक है, ये सब हानि है। ठीक है, ये हमें हानि भी पहुँचा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि रासायनिक परिवर्तन हमें लाभ भी दे रहे हैं और हमें नुकसान भी पहुँचा रहे हैं, है ना, कर रहे हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जंग लगने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है। अब बात आता है मन में ये कि सर जंग जो लग रहा है तो जंग क्यों लगता है, जंग लगने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है। यदि हम उस चीज़ को हटा दें या उसके संपर्क से हटा दें तो हो सकता है कि जंग लगने की जो क्रिया है वो कम हो जाए ना। तो आपके मन में यही सवाल आता होगा कि सर जंग लगने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो देखिए, जंग लगने के लिए जो चीज़ें हैं वो क्या है, वो आपका क्या है, हम बता रहे हैं। सबसे पहले लोहा पदार्थ, लोह पदार्थ यानी लोहे वाला वस्तु होना चाहिए। ऐसा बात थोड़ा है कि प्लास्टिक में जंग लगेगा कि काठ में जंग लगेगा, ये सब तो नहीं होता है।
किस में जंग लगेगा? लोहे वाला वस्तु में, है ना। तो लोहा वाला वस्तु होना चाहिए सबसे पहले, लोहा वाला वस्तु का ही ना जंग लगने का बात करेंगे। दूसरा बात होना चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो कि हमारे वायु में क्या है, मिले हुए हैं। ऑक्सीजन जहाँ उसको मिलेगा वो 2 चीज़ हो गया। उसके बाद हो गया जल। ये 3 चीज़ जहाँ आपस में संपर्क में मिल गए, ठीक है, वो जंग लगने की क्रिया क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। एक्चुअली लोहा वाला पदार्थ तो है ये है, मतलब ये एक्स्ट्रा 2 चीज़ है क्या? एक ऑक्सीजन और दूसरा जल। जहाँ ये 2 चीज़ संपर्क में आ जाएगा लोहे वाला वस्तु के संपर्क में, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? जंग लगना चालू हो जाएगा। तो यदि जंग से बचाना है तो इन दोनों से उसे क्या रखना पड़ेगा? दूर रखना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों से उसे क्या रखना पड़ेगा? थोड़ा सा दूरी रख दीजिए। ऐसा बात नहीं है कि वायु नहीं होगा, ये ऑक्सीजन नहीं है इसमें। मान लीजिए वायुमंडल में ऑक्सीजन है, हम वायुमंडल से दूर रख के पानी में घुसा कर रख दे, जंग नहीं लेगा। नहीं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, जल जो बना है किससे बना है? हाइड्रोजन ऑक्साइड से। तो पानी में भी ऑक्सीजन घुला हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि पानी में डुबा देंगे तो वायुमंडल में ऑक्सीजन है, उसका संपर्क टूट जाएगा तो पानी के अंदर रहेगा तो जंग नहीं लगेगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ जरूरी है। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि पानी जो बना है वो हाइड्रोजन ऑक्साइड से मिलकर बना है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना है। इसका तो पानी में भी तो ऑक्सीजन घुला हुआ है, पानी के अंदर रखिएगा तो और भी तो लगेगा, जंग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये एक्चुअली 2 चीज़ जरूरी है, ठीक है, ऑक्सीजन और जल। और लोहा वाला वस्तु तो होना ही चाहिए, तभी तो उसमें जंग का बात आएगा। तो ये 3 चीज़ अगर रहता है तो वहाँ जंग लगना क्या होता है? वस्तुओं में शुरू हो जाते हैं। आपको भी पता है बरसात के दिनों में जब साइकिल को हम लोग बाहर रख देते हैं, पानी में रख देते हैं, तो क्या होता है? उसका रिंग में सब क्रियल सब में क्या होता है? लाल लाल पड़ना चालू हो जाता है। क्यों? ऊपर से पानी गिर रहे हैं और वायुमंडल से ऑक्सीजन, एक्चुअली पानी में भी ऑक्सीजन है, और वो क्या होता है? संपर्क करते करते उसमें जंग लगने की क्रिया चालू हो जाते हैं। तब उसको हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा घसते हैं तो ठीक होता है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है कि घस दिए तो जंग हट गया तो फिर मेरा साइकिल वहीं वाला वहीं मतलब जैसा का तैसा रह गया। नहीं, जंग तो जैसे उठा ना तो उसकी परत क्या हो गया? पतला हो गया, फिर जंग लगा, फिर घसेगा, फिर पतला होगा। इस तरह करते करते वो क्या होता है? कमज़ोर होकर एकदम कमज़ोर हो जाता है। और जब मतलब किसी मजबूत वाला चीज़ के संपर्क में आते हैं तो टूट जाते हैं, है ना, होता है। लेकिन एक बात और है, ये जो जंग की क्रिया है ना वो धीमी गति से ही होते हैं। इस जंग की जो क्रिया है वो धीमी गति से होता है। लेकिन एक चीज़ है कि यदि पानी में नमक की मात्रा रहा, मान लीजिए अगर किसी पानी में नमक घुला हुआ है और उसको किसी लोहे वाला वस्तु के संपर्क में लाइएगा ना, तो वहाँ पर क्रिया जो होता है, जंग लगने की क्रिया, वो तेज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ नमक की मात्रा, नमक जिस पानी में रहेगा घुला हुआ, और यदि वहाँ किसी वस्तु के साथ यानी लोहे वाला वस्तु के साथ संपर्क में ला देंगे तो जंग की क्रिया जो है वो बहुत तेज़ हो जाएगा। इसीलिए समुद्र में जो नाव चलते हैं, जो जहाज़ चलते हैं, उनमें जंग बहुत जल्दी लगते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि समुद्र के पानी में नमक की मात्रा होता है, वहीं से उसी से तो नमक बनते हैं ना, तो उसमें नमक होता है, जिस कारण से उसमें जंग बहुत तेज़ी से लगते हैं। इसीलिए जहाज़ वालों को या फिर नाव वाले को वो क्या होता है? समय समय पर इन बाकियों की तुलना में इसको ज़्यादा क्या करना पड़ता है? रिपेयरिंग करना होता है, क्योंकि नमक होने के कारण उसमें जंग बहुत तेज़ी से लगते हैं। क्या लगते हैं? बहुत तेज़ी से लगते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, यदि किसी भी चीज़ पानी में नमक की मात्रा ज़्यादा रहेगा या फिर नमक की मात्रा रहेगा तो उसमें जंग की क्रिया थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा, वो तो जल्दी जंग लगेगा, ठीक है। तो अब आते हैं कि जंग को रोकने के लिए उपाय। आप इसको रोके कैसे? जंग तो बहुत हानिकारक चीज़ है, हमारे मजबूत से मजबूत चीज़ों को क्या कर देते हैं? वो कमज़ोर कर देते हैं, करते कि नहीं? तो इसको एक्चुअली रोकने का कोई उपाय तो होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि हम जंग को ख़त्म कर सकते पूरी तरह से, लेकिन जंग को रोक सकते हैं। लेकिन एक ऐसा भी सिस्टम है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं? जंग को एकदम ना के बराबर कर सकते हैं, लेकिन लोहा को नहीं। अब अगर लोहा के रूप में ही रहेगा प्योर तो फिर ऐसा नहीं हो सकता, लोहा को किसी चीज़ में बदलना होगा, उसको भी देखेंगे आगे, ठीक है। लेकिन अभी जानते हैं कि जंग को रोकने के लिए क्या क्या उपाय है, जंग को रोकने के लिए क्या क्या उपाय है। तो देखिए, पहले तो हम वस्तु पर पेंट कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब वस्तु यानी लोहे वाला वस्तु पानी या फिर वायु के संपर्क में रहेगा तो जंग लग जाएगा। तो क्यों ना उसको पानी और वायु के संपर्क को तोड़ दे, तो क्या होगा? जंग लगने की क्रिया धीमी हो जाएगा, होगा कि नहीं हो, या फिर बहुत कम हो जाएगा। तो पेंट जैसे ही करते हैं ना, तो पेंट जब लोहे के वस्तु के ऊपर करते हैं तो लोहे के वस्तु के ऊपर क्या होता है? परत बन जाता है, जिससे बाहर वाला ऑक्सीजन के साथ इसका संपर्क क्या होता है? टूट जाता है, क्योंकि बीच में आ गया परत। साथ ही साथ पानी भी गिरेगा ना, तो पानी क्या होगा? उसके सतह तक बढ़िया से नहीं जा पाएगा, ठीक है, जिससे उसकी जंग लगने की जो क्षमताएँ हैं या जंग लगने की जो क्रिया है वो पूरा धीमा हो जाएगा, तो बहुत कम। जहाँ 1 साल टिकने वाला होता है वहाँ हो सकता है 4 साल टिक जाए, है ना, या फिर 5 साल चले जाए, तो इसका धीमा हो जाता है। लेकिन जंग को ख़त्म नहीं कर सकते। ऐसा बात नहीं है कि परत टूट जाएगा तो फिर एकदम प्योर ऐसा ही दिखने मिलेगा, जंग लगता है। ऐसा बात नहीं, जब पेंट करेंगे तो इसके अंदर कुछ ना कुछ ऑक्सीजन जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और जब पेंट करेंगे, थोड़ा बात है कि पेंट में तो खाली कलर होता है, उससे पानी की भी मात्रा होता है ना, उससे कुछ पानी की भी मात्रा होता है, तभी तो तरल हुआ। ऐसा बात थोड़ा कि खाली रंग से ही उतरल रह गया, उसमें कुछ ना कुछ पानी की मात्रा भी है, ठीक है। तो वहाँ पर जंग लगेंगे, वो जो गया है उस पेंट के माध्यम से पानी और ऑक्सीजन, जो हम लोग जिस समय पेंट कर रहे थे उस समय तो कुछ गया है अंदर, तो उस क्रिया के दौरान वो भी भीतर भीतर क्या होगा? कुछ खत्म होगा। इसलिए जब पेंट ऊपर से छूट जाता है ना, तो भीतर में देखिएगा कुछ कुछ जंग जैसा दिखाई देता है, तो इसी के रीज़न से दिखाई देता है। लेकिन एक्चुअली बाहर का जो ज़्यादा संपर्क होने वाला था वो तो खत्म हो गया ना। आप जहाँ 1 साल टिकने वाला था वहाँ पर 3 साल टिक जाते हैं, 4 साल टिक जाते हैं। तो पेंट करके हम उसकी क्या कर सकते हैं? जंग की जो क्रिया है उसको हम लोग धीमा कर सकते हैं, या फिर उसको ज़्यादा दिन तक टिकाऊ कर सकते हैं, या फिर यसद लेपन। दूसरा काम है यसद
एसिड लेपन करके। एसिड लेपन मतलब इसमें क्या किया था, जिंक जो होता है जस्ता, उसको एक क्या करते हैं तरल रूप में एकदम तरल बनाकर उसको इतना पिघला दिया जाता है कि तरल करके उसमें लोहे की वस्तु को डुबाकर उसके ऊपर जब परत चढ़ा देते हैं ना जिंक का, तो उसको हम लोग एसिड लेपन कहते हैं। इससे भी क्या होता है, वस्तु का जो टिकाव है बहुत ज़्यादा हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे बेसन नहीं देखा, बेसन को घोल के क्या करते हैं, ऐसे बैगन को क्या करते हैं, इसे डुबाते हैं तो बैगन को पूरा ऊपर क्या होता है, बेसन का परत चढ़ जाता है, और जैसे इसको तेल में छोड़ते हैं तो बस पूरी तरह से फूल के क्या होता है, बैगन अंदर रह जाता है। तो ठीक वैसा ही है, जस्ता को जब पूरी तरह से घोल के एकदम तरल बना के जब उसमें लोहे को डुबाते हैं ना, तो उसके ऊपर चढ़ जाएगा जस्ता का परत, एकदम तरल है और लोहा ठोस है, उसके ऊपर चढ़ जाएगा पूरा तरह से। तो जैसे ही चढ़ता है तो उसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड लेपन। इससे भी क्या होता है, एसिड लेपन जो है जस्ता का परत जो है ना, वो बहुत ही क्या अच्छा है, उसकी वायु और पानी के संपर्क को तोड़ने के लिए सबसे अच्छा परत है। मतलब सबसे मतलब क्या, ये कुछ अच्छा ही है बाकियों की तुलना में। तो एसिड लेपन करके भी हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा उसकी आयु को बढ़ा सकते हैं, जंग से थोड़ा बचा सकते हैं। ठीक है, एसिड लेपन करके। उसके बाद आता है वस्तु पर तेल लगाकर। वस्तु पर तेल भी लगा देंगे ना, तो तेल लगाने से देखिएगा, जैसे आप शरीर में तेल लगाइएगा ना, तो आप नहाने जाइएगा तो शरीर में सटेगा नहीं, तो पूरा बह जाएगा, होता कि नहीं। तो जब वस्तु पर हम लोग तेल लगाते हैं तो पानी के संपर्क को क्या कर देता है, पानी जैसे गिरेगा तो बह जाएगा तुरंत, टिकने ही नहीं देगा वहाँ पर देर तक। और साथ ही साथ तेल एक ऐसा चीज़ है जिसको बाहर की ऑक्सीजन को अंदर तक जाने नहीं देगा, वो ऐसा परत है। तो इससे भी क्या होता है, तेल लगाकर भी हम वस्तुओं को थोड़ा सा लंबे टाइम तक क्या कर सकते हैं, टिका सकते हैं, जंग लगने की क्रिया को थोड़ा सा धीमा कर सकते हैं। साथ ही साथ हम वस्तु पर ग्रीस, वो जो ग्रीस होता है ना, साइकिल में ग्रीस लगाते हैं, जैसे चक्का जब फिटिंग करते हैं तो उसमें गुली होता है, गुली को देने से पहले क्या लगाते हैं, गुली को ग्रीस में डुबाकर सेट कर देते हैं। क्यों? उससे घर्षण तो कम होता ही है, साथ ही साथ वो जंग लगने से बच जाते हैं। जंग लगने से भी क्या होता है, बच जाते हैं। कभी कभार देखिएगा साइकिल को जब पानी में उतार देते हैं ना, तो वो सब गुलियों में पानी चला जाता है, और पानी चला जाने के बाद देखिएगा दूसरा घर लाइएगा और उसको रखिएगा घर में, तो सुबह उठ के जब चलाइएगा तो देखिएगा साइकिल में आवाज़ का कर 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 करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें जंग लग गया है। मतलब वो जो पानी गया था ना, उस पर क्या हो गया, पानी जाने के कारण उसमें कुछ घर्षण ज़्यादा हो गया, जिस कारण से आवाज़ कर रहा है। तो ठीक उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तेल दे देते हैं। जैसे तेल देते हैं तो घर्षण तो क्या होता है, कम हो जाता है, और वहाँ पर जो जंग लगने की जो मोटा मोटा परत था वो क्या होता है, खत्म हो जाता है, जिस कारण से आप साइकिल चलाते था और आवाज़ नहीं करते हैं। तो एक्चुअली क्या है, तेल लगाकर भी हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं की जो जंग लगने की क्रिया है उसको धीमा कर सकते हैं और लंबे टाइम तक थोड़ा सा टिका सकते हैं। तो ये हो गया हम जंग को बचाने के उपाय। ये सब करके हम जंग को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा एकदम जैसा का तैसा रहेगा, वैसा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर वैसा करना है तो उसके लिए हमें कुछ अलग रास्ता अपनाना होगा। तो बोलेंगे सर यदि हम जंग को पूरी तरह से ख़त्म कर दे तो ऐसा नहीं होगा, एकदम होगा, लेकिन हम प्योर लोहा को लोहा के रूप में ही इस्तेमाल करके ख़त्म नहीं कर सकते। उनके साथ किसी चीज़ को मिलाना होगा, उनके साथ किसी चीज़ को मिलाना होगा, तब जाके उसका क्या होगा, इस चीज़ को हम ख़त्म कर सकते हैं। तो सर क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे हम जानते हैं लोहे के स्थान पर अभी इस्पात का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, इस्पात है ना। अब इस्पात क्या चीज़ है उसको भी देखते हैं। तो इस्पात जो होता है ना, वो प्योर लोहा नहीं होता है। जब लोहे के साथ कार्बन, उसके बाद फिर मैग्नीज जिसको बोलते हैं मैग्नीज, उसके बाद हो गया क्रोमियम, निकेल, ये सब को जब मिला देते हैं ना, तो इससे जो कि नया हमारा पदार्थ बनता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इस्पात। क्या बोलते हैं इसको, इस्पात। समझ में आया? जब लोहे की मात्रा के साथ, लोहे की मात्रा जब लोहा जो है ना उसकी मात्रा को थोड़ा सा घटा के, उसके बाद यानी कम लोहा मतलब लोहा ले लिए थोड़ा सा, उसके साथ मिला दिया कार्बन को, उसके साथ मिला दिया क्रोमियम को, उसके साथ मिला दिया मैग्नीज को, उसका निकेल को मिला दिया ना, तो उससे जो नया पदार्थ बनेगा, उसके मिश्रण से जो नया पदार्थ बन रहा है या फिर बनेगा, उसको हम लोग बोलेंगे इस्पात। क्या बोलेंगे, इस्पात। लेकिन इस इस्पात की जो जंग लगने की क्रिया है एकदम ना के बराबर है। ठीक है, आप लोगों से इस्पात क्या चीज़ हम समझ नहीं आ रहा, इस्पात को नहीं समझे, स्टील, स्टील जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्टील। ठीक है, स्टील हम लोग घर में बहुत इस्तेमाल करते हैं, स्टील का बर्तन, स्टील का, और भी जो खाना बनाने वाले जितने भी सामान होते हैं घर में, हम लोग तो रसोई घर में क्या करते हैं, स्टील का ही उपयोग ज़्यादा करने लगे हैं आजकल, क्योंकि वो हल्के भी होते हैं, लोहे वाले की तुलना में हल्के भी होते हैं। जो कांसा का होता है वो भी क्या थोड़ा भारी होता है, लेकिन स्टील हल्का भी होता है, इसमें जंग भी नहीं लगता। तो जंग क्यों नहीं लगता है, उसमें भी लोहे की मात्रा है, लेकिन प्योर लोहा नहीं है एकदम। ठीक है, उसमें कोई और चीज़ भी मिला हुआ है, कार्बन है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, निकेल है, इन सबको मिलाने के बाद एक नया पदार्थ बना हमारा, वो बना इस्पात यानी स्टील। और इसमें जंग लगने की क्षमता एकदम बहुत कम, मतलब ना के बराबर। इसलिए देखिएगा घर में जो स्टील वाला बर्तन है ना, उसमें जंग लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि इस चीज़ को देख के देखा गया कि जंग लगने के कारण हमें बहुत नुकसान भी होता है, बहुत नुकसान भी होता है। क्योंकि आपको भी पता है जंग लगने के कारण इतना नुकसान होता है कि सरकार जो है हर वर्ष लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं पुल में, और भी जहाँ जहाँ जंग लगते हैं, जहाँ सरकारी देख रेख होता है, सरकार के अंडर में होता है, जहाँ लोहे की चीज़ों से बने होते हैं, वहाँ पर सरकार लाखों करोड़ रुपया खर्च करते हैं उसको बदलने के लिए। क्योंकि जंग लगने के बाद क्या हो, कमज़ोर हो जाते हैं, और कमज़ोर हो जाएगा तो बहुत सा नुकसान हो जाएगा, बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो सकते हैं वैसे जगह पर, अगर वैसे सामान लगा हुआ है तो सरकार इन चीज़ों को बदलते रहते हैं, लाखों करोड़ रुपया खर्च होते हैं। तो इसीलिए
क्या किया गया, लोहे के जगह पर लोहे में कोई चीज़ को मिलाकर उनका रूप को क्या कर दिया, बदल दिया गया। और क्या बदला उसको, इस्पात में। क्या बदल दिया, इस्पात में। ठीक है, किसने बदल दिया, इस्पात में, यानी स्टील। ठीक है, और स्टील बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल, लोहा भी होता है, कार्बन भी होता है, उसके बाद मैग्नीज भी होता है, क्रोमियम भी होता है और निकेल भी होता है। इन सब को मिला के ही एक नया पदार्थ बन जाते हैं हमारे, क्या बनते हैं, इस्पात यानी स्टील। और इसमें जंग लगने की क्रिया बहुत कम होता है। और इसीलिए आजकल हम लोग लोहे की जगह पर, लोहे से बनने वाली वस्तुओं की जगह पर अधिकतर स्टील का इस्तेमाल करते हैं। जैसे घर के सजावट में, सीढ़ियों में या खिड़की में अच्छे अच्छे जगह पर क्या करते हैं, स्टील। देखने भी अच्छा लगता है क्योंकि क्रोमियम चढ़ाने के बाद उसमें चमक आ जाता है, जैसे गोरका गोरका देखने को मिलता है ना ऊपर में। देखिएगा हम लोग दीवार में क्या करते हैं, पर्दा को झुलाने के लिए वो स्टील वाला लेते हैं, चमकता है ऊपर से सफ़ेद सफ़ेद, है ना। वो किसके लिए, वो क्रोमियम के लिए। साइकिल का हैंडल जो ऊपर में चमक रहा होता है, किसके लिए, क्रोमियम के लिए। उसमें जंग क्यों नहीं लगता है, क्योंकि उसमें क्रोमियम की एक परत चढ़ा हुआ है। आपका रिंग, साइकिल का जो रिंग होता है सफ़ेद, उसमें भी क्या है, क्रोमियम का परत चढ़ा होता है, लेकिन उसमें जंग लगते हैं। लेकिन प्योर क्रोमियम से हम लोग कोई भी चीज़ को नहीं बना सकते हैं। क्रोमियम क्या कर देता है, चीज़ों की जो जंग लगने की क्रिया है उसको पूरा एकदम ना के बराबर कर देता है। लेकिन प्योर यदि क्रोमियम से बना देंगे ना तो जंग उसमें लगेगा ही नहीं। लेकिन प्योर क्रोमियम से हम लोग कोई भी चीज़ को बना नहीं सकते, ये बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको कोई अलग पदार्थ से बना कर उसको ऊपर सिर्फ क्रोमियम का परत चढ़ा देते हैं ताकि खर्चा कम हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये हमारा हो गया लोहे के स्थान पर किसका उपयोग, स्टील, और जिसको हम लोग बोलते हैं इस्पात। ठीक है, तो इस यही चीज़ था हमारा कि हम लोग समझ रहे थे कि रासायनिक परिवर्तन हमारे लिए लाभकारी भी है और हानिकारक भी है, और किस प्रकार से हानि करते हैं और कहाँ कहाँ हमें लाभ भी पहुँचाते हैं। साथ साथ हम इसको कैसे मतलब रोक सकते हैं या धीमा कर सकते हैं, या फिर इसको एकदम बिल्कुल कैसे ना कर सकते हैं, मतलब जंग ही ना लगे, उसके लिए हम क्या स्टील का इस्तेमाल करेंगे या फिर इस्पात का, जिसमें जंग एकदम बिल्कुल ना के बराबर लगेगा। और क्यों नहीं लगेगा जंग, ये तो आपको पता ही है कि वो प्योर लोहा नहीं है। और हम लोग जानते हैं लोहा वाला वस्तु पर क्या होता है, जंग की क्रिया थोड़ा जल्दी होते हैं। लेकिन यदि कब, जब पानी में लवण की मात्रा ज़्यादा घुला हुआ रहेगा तब, है ना। तो हम लोग समझ गए, यही हमारा क्या था, इस टॉपिक्स का अंतिम वीडियो था। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा टॉपिक्स में लाएंगे वीडियो, उसके बाद देखेंगे कि उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो जल्दी मिलते हैं कोई नया टॉपिक्स में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।